वेलकम 9th क्लास। बेटा जी, लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ लेकिन हमारा चैप्टर खत्म हो गया। लॉकडाउन चलता रहेगा और चैप्टर्स भी चलते ही रहेंगे। तो बेटा फर्स्ट चैप्टर हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। वो तो आपका मोशन। अब उसमें देखो न्यूमेरिकल भी किए, काफ़ी कुछ किया। अब हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फोर्स। बेटा अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें कुछ नए कंसेप्ट्स आएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना, अपने नोट्स वगैरह बेटा प्रिपेयर कर लेना जी। तो लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फोर्स। बेटा फोर्स आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहली चीज हम यही पूछते हैं कि व्हाट इज फोर्स। तो बेटा छोटी क्लास में पढ़ो, बड़ी क्लास में पढ़ो, फोर्स की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। आप 6th 7th में पढ़ोगे तो भी फोर्स की वही डेफिनेशन रहेगी कि इट इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 9th क्लास में आओगे फोर्स की डेफिनेशन वही रहेगी कि इट इज पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। हायर क्लास में चले जाओगे 11th क्लास में भी फोर्स वाला चैप्टर दोबारा आ जाएगा, वहां पे भी यही इसकी डेफिनेशन स्टार्टिंग में तो यही बोलनी है कि इट इज द पुश और पुल एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स बेटा, इट इज बेसिकली द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। बेटा दुनिया में अगर कहीं पर भी फोर्स लगाना किसी चीज पर तो उसके दो ही टाइप होंगे, या पुश होगा या पुल होगा। पुश मतलब कि हम किसी को दूसरी ओर धक्का दे रहे हैं, ये हो गया पुश। कहते नहीं है दो बंदे लड़ पड़ते हैं, कहते व्हाई आर यू पुशिंग मी, पुश। ओके। और दूसरा होगा पुल। पुल मतलब अपनी ओर खींचना। यार नेचर में जो भी फोर्स हो, या वो पुश टाइप होगा या वो पुल टाइप होगा। अगर मैग्नेट्स के दो पोल्स आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये पुल हो गया। अगर वो रिपेल कर रहा है तो ये पुश हो गया। अर्थ हम सबको अपनी ओर क्या करती है, फोर्स लगाकर अट्रैक्ट करती है। अब यानी अर्थ हमें अपनी तरफ क्या कर रही है, पुल कर रही है। इट इज पुलिंग अस। जो मर्जी हो जाए, फोर्स लगेगा तो या वो पुश होगा यार, या वो पुल होगा। ओके। तो व्हाट इज फोर्स, इट इज बेसिकली पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। डिनोट बेटा इसको कैपिटल एफ से करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब बेटा फोर्स बताने के लिए डायरेक्शन बताना जरूरी है, वरना इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इफेक्ट ही चेंज हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा फोर्स किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना है, अदरवाइज उसका इफेक्ट ही चेंज हो जाएगा। मैंने किसी को बोला कि यार एक बॉक्स पड़ा हुआ है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा और वो उठ जाएगा। अब बंदे ने क्या किया, उसके ऊपर जाके बैठ गया। मैंने कहा भाई तूने तो इसको तो मैंने उठाने के लिए बोला, तू ऊपर जाके बैठ गया। वो कहता है कि सर आपने बोला था इस पे 10 न्यूटन का क्या लगाओ, फोर्स लगाओ। मैं इस पे बैठ के 10 न्यूटन का क्या लगा रहा हूं, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये तो उठ ही नहीं रहा। तो वही बात है कि अगर उस बॉक्स को उठाना है तो जानबूझ के कर रहा है बंदा, तंग करने के लिए। उसको पता है कैसे उठाना है, लेकिन फिर भी मैंने तो उसको ये बोला ना इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा। अब वो कह रहा है कि सर आपने ये थोड़ी बताया कि किस तरफ लगा, कैसे लगा। तो फोर्स अगर डायरेक्शन के साथ बताओगे तो उसका इफेक्ट सही आएगा। आपने कई बार देखा होगा कि वो जो शीशे वाले दरवाजे होते हैं ना, कई बार कहीं ऑफिस वगैरह में कहीं पे जाओ, उनके ऊपर पुश या पुल लिखा होता है। उन्होंने अपनी सेटिंग के हिसाब से लगाया होता है। कई अंदर को खुलते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। कोई बाहर को खुलते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा,
पुल करना पड़ेगा। अगर कई बार ना लिखा हो ना उस पर पुश या पुल, तो बंदा उल्टा ही करता रहता है। वो खुलना उसने अंदर को होता है, हम बाहर को खींचते रहेंगे, वो खुलेगा ही नहीं। मतलब अगर उसने पुश करने से खुलना है तो पुश से ही खुलेगा, उसको हम पुल करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, नहीं पड़ेगा। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, ये फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर हो सकता है, मेजर हो सकता है, तो इट शुड हैव सम यूनिट बेटा। इट्स स्टैंडर्ड यानी SI यूनिट इज न्यूटन। ओके, अभी हम पढ़ेंगे, फोर्स वाला चैप्टर पढ़ोगे, मोशन वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो न्यूटन बाबा जी का नाम तो आएगा ही आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, इनके लिए बाबा जी हैं, न्यूटन बाबा जी। अभी न्यूटन बाबा जी के लॉज भी आएंगे, जैसे वो धार्मिक वाले प्रवचन देते ना, तो उनकी बोलियां प्रचलित हो जाती हैं, ऐसे न्यूटन बाबा जी के लॉज प्रचलित हुए हैं। तो कुछ देर में हम न्यूटन बाबा जी के लॉज भी पढ़ने वाले हैं। तो न्यूटन जी के नाम पर इन्होंने एक्चुअली ना, न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने बड़े बेसिक से लॉ दिए हैं, मोशन से रिलेटेड, फोर्स से रिलेटेड, वो भी हम पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। तो व्हाट इज फोर्स बेटा? इट इज पुश और पुल। फोर्स एफ से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ओके, वैसे इसकी एक और यूनिट होती है जिसको सीजीएस यूनिट कहते हैं। सीजीएस यूनिट इसकी होती है डायन, डायन नहीं, डायन, DYNE, डायन। ओके, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू 1 लाख डायन। ओके बेटा, जैसे हर एक क्वांटिटी की एक ऐसे यूनिट होती है, एक क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। जैसे मास ही है बेटा, मास की एसआई यूनिट जो है वो मीटर है, इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, वो सेंटीमीटर है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, वो सेंटीमीटर है। अब मीटर भी उसी की यूनिट है, लेंथ की यूनिट है। मास की नहीं भाई, लेंथ की। तो लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है। मास अगर लेते तो मास में भी होता है, इसकी एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट केजी है, सीजीएस यूनिट मास की इट इज ग्राम। अब बेटा मीटर सेंटीमीटर में आपस में रिलेशन होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ऐसे इनमें भी आपस में रिलेशन होती है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। बट जस्ट लाइक दैट इनमें भी आपस में रिलेशन होती है ना, न्यूटन और डायन, एक सीजीएस यूनिट होगी, ऐसे इनमें भी आपस में रिलेशन होती है। तो आपस में इसमें रिलेशन क्या है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन्स, यानी 1 न्यूटन 1 लाख डायन। कई बार तो बच्चे कहते हैं कि लाख डायन मरी होंगी तब न्यूटन पैदा हुआ होगा, यानी 1 न्यूटन लाख डायन के इक्विवेलेंट है। लेकिन यहां पे डायन जो आप समझ रहे हो वो वाली डायन नहीं, ये यूनिट है डायन, DYNE। अब इसका मुझे नहीं आइडिया कि डायन कहां से है। न्यूटन तो चलो ठीक है, न्यूटन के नाम से आ गई, अब डायन कैसे रख दिया इन्होंने, उसका मुझे आइडिया नहीं है भाई। पढ़ना नेट वेट पे, शायद पता लग जाए। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 लाख डायन। तो फोर्स पुश और पुल यूनिट इसकी न्यूटन, सबसे ज्यादा क्या चलनी है, न्यूटन ही चलनी है। आगे बढ़ेंगे, उससे पहले बेटा एक और बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस एंड अनबैलेंस बेटा, नाम से पता लग रहा है बैलेंस। बैलेंस मतलब अगर फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, कैंसल आउट, तो वो क्या हो गए, बैलेंस्ड फोर्सेस।
अगर कैंसिल आउट नहीं कर रहे, कुछ नेट फोर्स बेटा आ रहा है, तो वो क्या बनेगा आपका अनबैलेंस्ड फोर्सेस। एक कोई बंदा है, उसको इधर से भी कोई खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, लेकिन दोनों तरफ तगड़े तगड़े बंदे ही हैं, दोनों में सेम ही दम है। तो एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, वो बात दूसरी है, बाजू निकल जाएंगी उसकी जिसको खींच रहे हैं, लेकिन दोनों के फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो उसकी मूवमेंट नहीं होगी। हाँ, लिमिट से ज्यादा लगा देंगे तो कंधे निकल जाएंगे उसके, लेकिन अगर दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इक्वल लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्सेस। हमने दो बंदों को बोला ले चेक करते हैं किसमें ज्यादा जोर है, एक बक्सा रख दिया, दोनों को बोला लगाओ धक्का, एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, दोनों सेम दम वाले बंदे हैं, ना इधर खुसक रहा है ना उधर खुसक रहा है, ये क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स। एक वो आपने देखा होगा, वो टग ऑफ वार वाला रस्सा खींचने वाला जो गेम होता है, उसमें क्या रस्सी लगा दी और 4-5 बंदे यहाँ बीच में रुमाल सा बांध देते हैं, 4-5 बंदे इधर से खींच रहे हैं, 4-5 बंदे इधर से खींच रहे हैं। अगर ये नहीं खिसक रहा, अपनी पर्टिकुलर जगह पे है, इसका मतलब फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, बाद में क्या होता है, कुछ एक आधे थक थक जाते हैं, और ये टीम मान लो खींच के ले गई, ये साथ के साथ ही घिसटते हुए चले जाएंगे, तो अब यहां पे सिचुएशन क्या होगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, इसका फोर्स ज्यादा था, उसका फोर्स कम था, ओवरऑल क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो गए। ऐसे ही अगर इसको धक्का मारते वक्त ये वाला थोड़ा तगड़ा होता, ये कमजोर होता, तो ये इस तरफ मूव करा देता है इसको। तो अगर बेटा नेट फोर्स लग रहा है, नेट कुछ आ रहा है, तो वो हो गया अनबैलेंस। अगर नेट जीरो आ रहा है तो वो क्या हो गया आपका बैलेंस फोर्स। तो फोर्स बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स अपनी बुक पढ़ लेना बेटा, उसमें मिल जाएगा आपको बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का कंसेप्ट। ओके जी, बैलेंस अनबैलेंस्ड। एक चीज और यहां पे स्टडी की जा सकती है, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बेटा क्या चीज, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। बेटा फोर्स लगने से एक चीज हम कह सकते हैं कि फोर्स कैन चेंज स्पीड। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स स्पीड कैन बी चेंज, स्पीड इंक्रीज की जा सकती है, स्पीड डिक्रीज की जा सकती है। फोर्स लगाओगे तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा है, उस पर आगे फोर्स लगा दिया, मारी लात बॉल को, तो मूव करने लग गई, तो फोर्स से क्या हो सकता है, स्पीड इंक्रीज हो सकती है। एक बड़ी तेजी से कोई बॉल आ रही थी, उसको आपने रोक दिया, तो फोर्स लगा के आपने स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। बेटा कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, फोर्स कैन चेंज स्पीड। ओके, कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स के कारण डायरेक्शन में भी चेंज आ सकता है। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है, फोर्स लगाओगे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यार अपना स्कूटर वाला एग्जांपल ले लो, स्कूटी मोटरसाइकिल पे जब आप जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, मोड़ आएगा तो आप फोर्स लगाते हो, तभी मुड़ती है गाड़ी। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज शेप आल्सो, कैन चेंज शेप आल्सो। मान लो एक टेनिस वाली बॉल है, टेनिस वाली बॉल पे फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप में चेंज आ जाता है कि नहीं, तो फोर्स कैन चेंज शेप। बेटा फोर्स लगा के शेप में चेंज आ सकता है। ये हमारे पास एक स्पंज सी पड़ी हुई है, इस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये क्या आ रहा है, इसकी शेप में चेंज आ गया। ये देखो बना दी हमने इसको। तो फोर्स कैन चेंज शेप आल्सो। कोई कहते नहीं है कि मार मार के थोबड़ा बिगाड़ दूंगा, तो उसका मतलब ये है, कहता फोर्स लगा लगा के तेरे फेस की शेप चेंज कर दूंगा। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड, कैन चेंज डायरेक्शन, इट कैन चेंज शेप ऑल्सो।
ओके, अब बड़े छोटी मोटी बातें फोर्स के बारे में पढ़ने के बाद मेनली हम किस पे आ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पे आ रहे हैं। फोर्स पढ़ो, पुश और पुल होता है, इफेक्ट हो गए, यूनिट हो गई, मेन जो अपना कंसेप्ट है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। वही न्यूटन बाबा जी के लॉज, न्यूटन बाबा जी ने 3 लॉज दिए थे। पहले को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वैसे ऐसे बोलना चाहिए बाबा जी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लेकिन किताबों में क्या लिखा होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप अपनी अगली हेडिंग डाल सकते हो, लॉज ऑफ मोशन। तो अपनी अगली हेडिंग आ गई बेटा लॉज ऑफ मोशन। अब लॉज ऑफ मोशन के नाम ऐसे हैं जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ी थी, एक को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे को कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरे को कह देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऐसे बेटा जो लॉज दिए इसने वो भी किसके हिसाब से दे दिए, नाम के हिसाब से दे दिए। एक का नाम हमने रख दिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरे का नाम रख दिया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे का नाम क्या रख दिया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली आपको क्या याद होने चाहिए, लॉज याद होने चाहिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बेटा अपना अगला टॉपिक। धीरे धीरे करके इनको डिस्कस करते रहेंगे। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए बेटा, एक जिसको कहते हैं फर्स्ट LOM, दूसरा जिसको कहते हैं सेकंड LOM, और तीसरा जिसको हम करेंगे थर्ड LOM। LOM यानी लॉ ऑफ मोशन। आपने LOM नहीं बोलना, आपने लॉ ऑफ मोशन ही बोलना। मैंने जगह बचाने के लिए लॉ ऑफ मोशन को L इंटू O M लिख दिया, LOM। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही आज हो पाएगा, बाकी देखते हैं सेकंड तक पहुंचेंगे कि धीरे धीरे करते रहेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करने से पहले एक और चीज करा देते हैं, लिखना कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। एक कंसेप्ट आएगा जी जिसको हम बोलेंगे इनर्शिया। देयर विल बी ए कंसेप्ट नोन एज इनर्शिया बेटा। तो अब इनर्शिया क्या चीज है, ध्यान से सुनना, लिख भी लेना बेटा। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की ना ऑपोजिशन टू चेंज करने की एबिलिटी को कहते हैं। तो व्हाट इज इनर्शिया, हर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी चीज है, वो नहीं चाहती कि उसमें कोई चेंज आए, कोई नहीं चाहता कि उसमें कोई चेंज आए। अब उस चेंज को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है ना किसी भी मटेरियल की, उसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं इनर्शिया के बारे में, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property of an object to oppose any change। अब चेंज किस चीज का बेटा, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट मतलब वो रेस्ट पे है तो चाहेगा वो रेस्ट पे ही रहे, कोई उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा ना। अगर वो मोशन में है तो चाहेगा मोशन में ही रहे, कोई उसमें उसको रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा तो भी वो बोलेगा ना। तो व्हाट इज इनर्शिया, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज ऑफ स्टेट। इनर्शिया इज एबिलिटी टू अपोज एनी चेंज ऑफ स्टेट। या कह सकते हो चेंज अपोज करने की एबिलिटी, या कह सकते हो अपनी ओरिजिनल शेप रिटेन करने की एबिलिटी, हर एक में होती है। एबिलिटी टू अपोज एनी चेंज या प्रॉपर्टी टू अपोज एनी चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करने की एबिलिटी को या प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटा जी, इनर्शिया कहते हैं। ओके, तो याद रखना बेटा, इनर्शिया इज एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज ऑफ स्टेट। एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो चाहेगा वो रेस्ट पे ही रहे, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में वो चाहेगा मोशन में ही रहे। ओके,
बेटा इनर्शिया को हम 3 कैटेगरीज में बांटेंगे। वन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of rest. Second will be termed as inertia of motion, and third will be termed as inertia of डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि जी रेस्ट पे है, वो चाहता है रेस्ट पे ही रहे। सो रहा है तो चाहेगा मैं सोता ही रहूं, मतलब एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। हाँ, धक्का मुक्की कर कर फोर्स लगाकर तो उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, लेकिन वो तो यही चाहता था ना कि रेस्ट पे ही रहे। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बेटा, इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, तो इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगली बात, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तो वो चाहेगा मोशन में ही रहे, फिर वो रुकना नहीं चाहता, रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं करना चाहता, उसको मूव करने के लिए एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो मूव कर रहा है तो रुकना नहीं चाहता, उसको रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। ऐसे बेटा एक हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो जब तक उस पर फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर दोगे तब तक वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश में लगा रहेगा। इसको कह दिया हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेटा जी एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया की डेफिनेशन याद रखनी है। इनर्शिया 3 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक और बात कि जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया अब वो डिपेंड किस बात पे करता है, फार्मूला इसका कोई नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना ही उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास मतलब मोर the mass, more will be the inertia. More the mass, more will be the inertia. जितना मास ज्यादा होगा उतना ही इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मोर द मास मोर विल बी द इनर्शिया, एंड वाइस वर्सा, वो तो है ही है फिर। एंड वाइस वर्सा मतलब कि फिर लेस होगा तो लेस, ज्यादा होगा तो ज्यादा। तो इनर्शिया इज बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, जितना हैवी ऑब्जेक्ट है उतना ही उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी उतनी ही उसमें चेंज करने की एबिलिटी ज्यादा होगी। हल्के ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना इनर्शिया कम होगा, उतनी जल्दी उनकी रेस्ट से मोशन से रेस्ट में चले जाएंगे वो। तो हम थे लॉज ऑफ मोशन पर, कहां आ रहे हैं अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर। स्टेटमेंट लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की लिख लो स्टेटमेंट। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही हो पाएगा बेटा आज तो। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर कवर अप करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सारे एक साथ में नहीं। सेकंड लॉ मैथमेटिकल वाला काम है, उसको बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, लिख लो जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, first law of motion states that an object at rest tends to remain at rest, and an object in motion tends to remain in motion unless some external force is
अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। क्या बोला हमने कि ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगा, जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। एक्सटर्नल फोर्स लगा के हम रेस्ट वाले को मोशन में और मोशन वाले को रेस्ट में ला सकते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन। ओके जी। अब अगर आप इनर्शिया को देखो तो इनर्शिया भी तो यही है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स इन मोशन। इनर्शिया भी वही है, ये भी तो वही कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन। बेटा तभी तो पहले इनर्शिया करा दिया तुम्हें, बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन टेंड्स टू रिमेन इन मोशन unless or until some external force is applied to it. Now this first law of motion is also known as law of inertia. First law of motion को law of inertia भी कह देते हैं हम. It is also known as law of inertia. ओके जी, ये भी हो गया. अब बेटा फर्स्ट लॉ मोशन के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर देते हैं कि डे टू डे लाइफ में कहां कहां पर कैसे कैसे फर्स्ट लॉ मोशन अप्लाई हो रहा है. ध्यान से सुनना. एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत एग्जांपल है, बहुत. मान लो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी बस में जा रहे हो या कार में जा रहे हो या यार अपनी स्कूटर मोटरसाइकिल पे जा रहे हो. अगर ब्रेक एकदम लग जाए तो क्या होता है? एकदम ब्रेक लगेगी तो हमें आगे की ओर झटका लगता है, हम आगे की ओर झटका खाते हैं. अब उसमें वहां पर अल्टीमेटली बेटा पता क्या लग रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लग रहा है. कैसे? आप बैठे हुए गाड़ी में, कार का एग्जांपल लेते हैं. कार में बैठे हुए पीछे वाली सीट पर, ओके. अब कार चल रही है, कार इज इन मोशन, यू आर इन कार, यू आर ऑल्सो इन मोशन. सब मोशन में 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चली जा रही है, तो सब मोशन में, आपकी बॉडी भी मोशन में है, कार भी मोशन है, टायर भी मोशन में, ड्राइवर भी मोशन है, सब मोशन में. लेकिन एकदम आगे कोई गाड़ी आ जाती है या कुछ और हो जाता है और ड्राइवर को एकदम ब्रेक लगानी पड़ती है. अगर एकदम ब्रेक लगा दी भाई, गाड़ी तो रुक जाती. उसके टायर्स पे ब्रेक लग गई तो कार के टायर्स पे फोर्स लगने के कारण वो तो रुक गई, बट आपकी जो बॉडी है वो तो मोशन में थी. आपकी बॉडी मोशन में थी, आपका जो लोअर पोर्शन है वो सीट के साथ फिर भी कांटेक्ट में था, लेकिन आपका अपर पोर्शन तो बिल्कुल ही ढीला पड़ा हुआ था. तो एकदम ब्रेक लगेगी तो आपकी बॉडी मोशन में होने के कारण उस पर इतना फोर्स नहीं लग पाया. इट विल टेंड्स टू रिमेन इन मोशन. बंदा आगे की ओर गिरेगा. वो साउथ वाली कभी फिल्में देखना, कई चैनल्स पे आती रहती हैं, उसमें तो वो कार पे आ रहा है, एकदम ब्रेक लगती है और वो शीशा तोड़कर वो अगले वाले बंदे की कार के ऊपर जाके चढ़ जाता है. वो थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, लेकिन खैर बात लगेगी तो जो ड्राइवर है गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन वो आगे जा सकता है. सीट बेल्ट तभी लगवाई जाती है कि एकदम अगर ब्रेक लगानी पड़ जाए तो गाड़ी तो रुक जाएगी, लेकिन जो ड्राइवर है वो सारा आगे की ओर चले जाएगा, उसका माथा लग सकता है सीट पर. तो सीट बेल्ट होती है, वो फोर्स लगाकर उसको रोकती है, उसको आगे नहीं जाने देती. उसके अलावा भी बहुत एग्जाम्पल. बाइक पे चले जाओ यार, बाइक पे एकदम ब्रेक लगा दोगे तो एकदम आगे की ओर गिरती हो. वही कहानी है, बाइक के टायर्स पर तो ब्रेक लग गई, वो तो रुक गई, आप आगे की ओर गिरोगे क्योंकि आपकी अपर पोर्शन जो बॉडी का है वो इतना ज्यादा मोशन में. तो बेटा अगर आपने एकदम स्टार्टिंग दे दी एकदम, तो होगा क्या? आप तो रेडी नहीं थे.
स्टार्टिंग दे दी, स्कूटी पे तो फोर्स लग गया, स्कूटी आगे को निकल गई, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे, आप पे फोर्स पीछे की ओर लग जाएगा। उसके अलावा भी बेटा एक तो हो गया ब्रेक लगा के आगे की ओर गिरते हैं, तो उसमें आपकी बॉडी जो थी वो मोशन में थी, वहां लग गया इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, जब आप वो स्कूटी वाला एग्जांपल दिया, एकदम रेस दे दी, पीछे को झटका लगेगा, वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग गया, आपकी बॉडी रेस्ट पे थी, आप रेस्ट पे रहना चाह रहे हो, स्कूटी निकल जाएगी। उसके अलावा एक और है कि कई बार एकदम स्पीड पे टर्न ले लेते हैं ना जब, तो जब स्पीड पे टर्न लेते हैं तो आप उल्टी दिशा में गिरते हो, वहां क्या लगता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है बेटा। उसके अलावा भी बेटा डे टू डे लाइफ में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत जगह पर लगता है, बहुत जगह पर लगता है। आप अपनी बुक वगैरह में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स वगैरह पढ़ो। इन नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू।